हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस एक्ट 1938 विद ऑल द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इंश्योरेंस एक्ट 1938 की। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लगभग 100 प्लस पेजेस हैं। तो क्या हमें सारे के सारे पेजेस कवर करने की जरूरत है? नहीं। हम सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को फोकस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या बोलता है आपको? अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि भाई इंश्योरर की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, इंश्योरेंस एजेंट की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है, एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएएलटी क्या होता है, मतलब कहीं भी अगर आपको पूछा जाए कि आपको डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, तो सारी की सारी डेफिनेशंस जो है वो हमें दी गई है किसमें? सेक्शन 2 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। जो भी कोई डेफिनेशंस के बारे में पूछेगा कि इसको डिफाइन कौन से सेक्शन में किया गया है, तो हर किसी की डेफिनेशन किस में दी गई है? सेक्शन 2 ऑफ 1938, इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब सेक्शन 2 के भी आगे दो पार्ट्स हैं, दो तीन पार्ट्स हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो कौन सा है? सेक्शन 2C। अब ये क्या बोलता है? अगर किसी कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला, वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी। दूसरा, या तो फिर वो एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। या फिर तीसरा, एक फॉरेन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, या फिर फॉरेन पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी कौन? जिसके शेयर आपके शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 2C क्या बोलता है? अगर किसी को इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कंपनी क्या होनी चाहिए? या तो फिर पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, या फिर एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, या फिर एक फॉरेन पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। फिर एक और सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? सेक्शन 2CB। अब ये क्या बोलता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 2CB क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में है, तो वो किसी बाहर की फॉरेन कंपनी से अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस नहीं करवा सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास अप्रूवल हो इरिडाई से। मतलब एक राहुल नाम का व्यक्ति है, एक राहुल नाम का व्यक्ति है और इसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है इसकी। ठीक है, कंपनी। और ये चाहता है अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवाना, और इसकी कंपनी का जो एसेट है उसका टोटल जो मार्केट प्राइस है समझ लो वो है आपका 50 करोड़। तो ये चाहता है अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवाना। तो ये इंडिया में कोई किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कंपनी की इंश्योरेंस करवा सकता है। पर अगर राहुल कहे कि भाई अमेरिका की एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, जो अमेरिका में ही वर्क करती है, उस वो इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुई है, वो सिर्फ अमेरिका में ही वर्क करती है, और राहुल कह रहा है कि मैं अपनी कंपनी की इंश्योरेंस इस अमेरिका वाली कंपनी से करवाऊंगा, तो क्या राहुल करवा सकता है? नहीं करवा सकता। उसको पहले इरिडाई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर जाके वो अमेरिका की कंपनी से अब अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करवा सकता है। पर यहां पे अगर राहुल ने बिना इरिडाई से अप्रूवल लिए अमेरिका की कंपनी से अपनी कंपनी का इंश्योरेंस करवा लिया, तो क्या होगा? तो उस पर फाइन पड़ सकता है। तब उस पर पेनल्टी पड़ सकती है, मैक्सिमम कितने की? 5 करोड़ की। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी इंडियन एसिड्स की इंश्योरेंस किसी फॉरेन कंपनी से करवा रहे हो, फॉरेन कंट्री की कंपनी से करवा रहे हो, और वो भी विदाउट इरिडाई अप्रूवल, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है अप टू मैक्सिमम कितनी? 5 करोड़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 3। और ये क्या बोलता है हमें? रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन के बारे में, अगर आपको क्या करना है, इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा इंश्योरेंस का। किससे? अथॉरिटी से। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, जहां पे भी आपको अथॉरिटी वर्ड दिखे इन इंश्योरेंस एक्ट 1938, जहां भी कहीं आपको अथॉरिटी वर्ड दिखे, उसका मतलब क्या है? इरडाई। तो यहां पे क्या है, जो भी कंपनीज है हमारी एलिजिबल कंपनीज, जो कि चाहती हैं इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना इंडिया में, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहती हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा इरडाई से। सेम जैसे कि बैंकों को क्या करना पड़ता है, किसी को भी बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना है या एनबीएफसी बिजनेस स्टार्ट करना है, उन्हें क्या करना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से। तो यहाँ पे इंश्योरेंस वाली कंपनीज को किससे लेना पड़ेगा? इरडाई से। और ये कहां मेंशन है? आपके सेक्शन 3 में। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3A। अब ये क्या बोल रहा है? जैसे समझ लो एक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है इंडिया की, पब्लिक कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड की गई है किस एक्ट के थ्रू? कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू। कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ये कंपनी ओपन हुई है, पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसने क्या किया?
इरिडाई से क्या ले लिया, लाइसेंस ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्टर करवा लिया अपने आप को, और यहां से क्या ले लिया, लाइसेंस ले लिया इंश्योरेंस किस फील्ड में काम करने का। तो यहाँ पे सेक्शन 3 ये क्या बोलता है, जब पब्लिक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाएगी इडाई से और वहां से लाइसेंस लेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, अपने जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उसका क्या करना पड़ेगा, फीस, एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी, एनुअल फीस पे करती रहनी पड़ेगी इरिडाई को। और जब ये एनुअल फीस पे करना बंद कर देगी, तो इरिडाई इसका लाइसेंस, इसका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको अगर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, अथॉरिटी के पास क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और अथॉरिटी का मतलब क्या है, इरिडाई। और जब वो रजिस्टर हो जाएगी, उसको लाइसेंस मिल जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनुअल फीस देनी पड़ेगी इरिडाई को हर साल। और जिस साल वो एनुअल फीस नहीं देगी, इरिडाई उसका लाइसेंस, उसका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 6 की। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंश्योरेंस एक्ट का, और इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको एक बिजनेस खोलना है इंश्योरेंस का, तो आपको मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं इंडियन पर्सन की, कि अगर एक इंडियन पर्सन है वो इंडिया में अपनी कंपनी खोल रहा है, तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो अगर बात करें हम इंडियन पर्सन की, अगर वो खोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, तो मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए उसको, 100 करोड़, 100 करोड़। और वहीं अगर वो खोल रहा है री इंश्योरेंस बिजनेस, तो उसको मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, 200 करोड़। किसको, इंडियन पर्सन को, जो इंडिया में अपनी इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाह रहा है। ठीक है, तो उसको अगर वो खोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस में या जनरल इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसको चाहिए 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, और वहीं अगर वो ओपन कर रहा है री इंश्योरेंस में, तो उसको चाहिए मिनिमम 200 करोड़ रुपीस। ये तो बात होगी इंडियन ओरिजिन पर्सन की, जो कि इंडिया में अपनी कंपनी खोल रहा है। अब बात करते हैं हम फॉरेन कंपनी की, जो इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती हैं, इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहती हैं। तो उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया कितना है, फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती है, उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया कितने का है, ₹5000 करोड़। ठीक है, और वहीं अगर ये फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के आईएफएससी सेंटर, जो कि कहां है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, वहां पे अपना इंश्योरेंस बिजनेस खोलना चाहती हैं, तब इसके लिए मिनिमम नेटवर्थ क्या है, 1000 करोड़। ठीक है, तो ये चीज समझना, अगर एक फॉरेन की री इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो अगर वो इंडिया के किसी भी पार्ट में अपनी कंपनी खोल रही है, तो उसको मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए, 5000 करोड़ की। और वो इंडिया के अगर आईएफएससी सेंटर में, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया कितना है, 1000 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका 1000 करोड़ फॉर आईएफएससी, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया कितना है, 5000 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे एक चीज और समझना, अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा था क्या, एफडीआई रूल्स जो है उसको चेंज कर दिया है। अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई कितना अलाउड है, 100%। पर ये क्या सभी कंपनीज में अलाउड है, नहीं। यहाँ पे ये चीज ध्यान से समझना, समझ लो दो कंपनी है, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी, दोनों इंश्योरेंस का काम कर रही है इंडिया में। ठीक है, कंपनी ए 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है प्रीमियम से, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची तो कस्टमर ने प्रीमियम दिया होगा, तो कंपनी ए ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, कंपनी बी ने भी 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ठीक है, 100 करोड़ रुपए इनका कलेक्ट हुआ प्रीमियम के रूप में। कंपनी ए ने क्या किया, 100 करोड़ में से 80 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट कर दिए, और 20 करोड़ रुपए जिस कंट्री की ये कंपनी है वहां पे भेज दिए। और कंपनी बी ने क्या किया, 100 करोड़ का 100 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। तो कौन सी कंपनी में 100% एफडीआई अलाउड होगा, ओनली इन कंपनी बी। कंपनी ए में 100% एफडीआई अलाउड नहीं होगा, ये चीज याद रखना। 100% एफडीआई सिर्फ उन्हीं कंपनीज में अलाउड है जो कि क्या कर रही हैं, जिनको जो भी प्रीमियम कलेक्ट कर रही है इंडिया में, वो सारा प्रीमियम इंडिया में ही रख रही है, इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रही है। सिर्फ वही कंपनीज क्या कर सकती है, 100% एफडीआई कर सकती हैं। पर वहीं अगर एक कंपनी जो भी प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है उसमें से कुछ अमाउंट अपनी फॉरेन में भेज रही है, फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, उस कंपनी में 100% एफडीआई अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 10, और ये क्या बोलता है, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखने चाहिए हर कंपनी को सेपरेट फील्ड के लिए। मतलब जैसे एबीसी कंपनी है, अब ये डील करती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस में भी डील करती है, ये करती है आपकी डील हेल्थ इंश्योरेंस में भी, और ये डील करती है आपकी जनरल इंश्योरेंस में भी। तो यहाँ पे एबीसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा,
हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड जनरल इंश्योरेंस के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो एबीसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, तो कस्टमर ने क्या किया, इसको प्रीमियम पे किया। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के जितना भी प्रीमियम कलेक्ट होगा वो लाइफ इंश्योरेंस वाले अकाउंट में जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच के जितना भी प्रीमियम कलेक्ट होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस वाले अकाउंट में जाएगा। एंड जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच के जितना भी प्रीमियम कलेक्ट होगा वो किस में जाएगा, जनरल इंश्योरेंस वाले अकाउंट में। कि कल को अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम किससे जाएगा, ये लाइफ इंश्योरेंस वाले अकाउंट से ही जाएगा। फिर कल को अगर किसी व्यक्ति को बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उसका क्लेम किससे जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस वाले अकाउंट से ही जाएगा। फिर कल को किसी व्यक्ति की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसका घर टूट जाता है, तो उसका क्लेम का पैसा कौन से अकाउंट से जाएगा, जनरल इंश्योरेंस वाले अकाउंट से ही जाएगा। इसलिए सेक्शन 10 क्या बोलता है, अगर एक कंपनी डिफरेंट कैटेगरीज में डील कर रही है तो हर कैटेगरी के लिए उसको अलग से अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसमें सारा का सारा प्रीमियम आएगा आपका। और कल को अगर कोई क्लेम देना पड़ेगा तो आप उस स्पेसिफिक अकाउंट से ही दोगे। अब कल को समझ लो किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो आप ऐसा नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस वाले अकाउंट से क्लेम दे दो ना, आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले अकाउंट से ही क्लेम देना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रीमियम का पैसा भी सबका अलग अलग मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये बोलता है आपका सेक्शन नंबर 10। अब बात करते हैं हम सेक्शन 32B, 32C एंड 32D की। तो ये तीनों सेक्शन कैसे हैं, जैसे हमारा क्या होता है बैंकिंग में PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या बोलता है कि हर बैंक को जितने भी वो लोन कर रहा है उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स में एलोकेट करने पड़ेंगे। तो वैसे ही सेक्शन 32B, 32C एंड 32D बोलता है हमारा कि जो इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी कंडक्ट कर रही हैं, जो कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस चला रही हैं, उनको भी स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेसिफिक सेक्टर्स में अपनी ब्रांच खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा सेक्शन 32B, C एंड D। 32B बोलता है आपका रूरल एंड सोशल सेक्टर्स के लिए, 32C बोलता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एंड 32D बोलता है कि हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी रिस्क ऑफ मोटर व्हीकल्स कवर करना पड़ेगा। ये बोलता है हमारा 32D। तो अगर सीधी सी भाषा में आप इसको इंक्लूड करना चाहो तो सेक्शन 32 क्या है हमारा, जैसे हमारा PSL होता है बैंकिंग का, वैसे ही सेक्शन 32 है किसका, इंश्योरेंस का। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 34 और इसके तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34A, B एंड C। तो तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 34A की। तो सेक्शन 34A क्या बोलता है कि एक कंपनी है और वो चाह रही है कि हम अपनी अपॉइंटमेंट पॉलिसी या रीअपॉइंटमेंट पॉलिसी या फिर टर्मिनेशन पॉलिसी या फिर रिम्यूनरेशन पॉलिसी, रिम्यूनरेशन मतलब बोनस देना, पर्क्स देना, और ये किसके रिगार्डिंग, हमारे या तो हमारे एमडी हो गए, एमडी की अपॉइंटमेंट, एमडी की रीअपॉइंटमेंट, एमडी की टर्मिनेशन, एमडी की रिम्यूनरेशन। ठीक है, एमडी पोस्ट हो गई, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए या मैनेजर हो गए या सीईओ हो गए, इनके रिगार्डिंग, इनके रिलेटेड कोई भी अपॉइंटमेंट में चेंजेस कर रहे हैं या रीअपॉइंटमेंट में चेंजेस कर रहे हैं या इनके टर्मिनेशन की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या ये कंपनी कर सकती है, नहीं कर सकती। कंपनी अगर अपने एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर, सीईओ के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस लाना चाहती है तो उसको पहले अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अथॉरिटी कौन है, इरडाई। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है, अगर एक कंपनी अपने एमडीज हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए, इनके अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, रीअपॉइंटमेंट के रिलेटेड, टर्मिनेशन के रिलेटेड या रिम्यूनरेशन के रिलेटेड, रिम्यूनरेशन मतलब इनको बोनस देना, इनको पर्क्स देना, उसके रिलेटेड पॉलिसी में कोई भी चेंज लाना चाहती है कंपनी, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले इरडाई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर सेक्शन 32B क्या बोलता है कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब इरडाई, इरडाई के पास इतनी पावर है कि वो एक कंपनी के डायरेक्टर हो गया या फिर सीईओ हो गया, उसको उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकती है। अगर इरडाई को लग रहा है कि एक कंपनी का जो डायरेक्टर है या जो सीईओ है वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर्स के साथ चीट कर रहा है या कस्टमर्स के लिए ठीक नहीं है, पॉलिसीज के लिए ठीक नहीं है, तो इरडाई उस डायरेक्टर और सीईओ को रिमूव कर सकती है उसकी पोस्ट से। और यहां पे इरडाई ने क्या बोला है, सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी और इसके डायरेक्टर हैं या सीईओ रख लो, वो हैं आपके राजीव। अब क्या किया, इरडाई ने राजीव को रिमूव कर दिया इसकी पोस्ट से, पर राजीव फिर भी सीईओ की तरह एक्ट कर रहा है और पॉलिसी में इंटरफेयर कर रहा है। तो इरडाई ने क्या बोला है कि अगर किसी को हमने रिमूव कर दिया है और वो फिर भी अपनी पोस्ट का यूज कर रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है पॉलिसी मेकिंग में, तो उस पर पेनल्टी पड़ेगी कितनी, ₹1,00,000 पर डे। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी ये, 1 करोड़।
1 करोड़ मतलब 100 दिन। अगर कोई बंदा 150 दिन रहा तो वैसे कायदे से कितना होना चाहिए 1.5 करोड़, पर मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लगेगी 1 करोड़। मतलब राजीव को हमने सीईओ की पोस्ट से निकाल दिया, एडाई ने सीई की पोस्ट से रिमूव कर दिया, पर राजीव फिर भी सीईओ की तरह एक्ट कर रहा है और वो 10 दिन तक एक्ट कर रहा है, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी 10 लाख। एक दिन का 1 लाख, 10 दिन का 10 लाख, ठीक है। तो यानी कि एक दिन का 1 लाख रुपया पेनल्टी लगती रहेगी, पर मैक्सिमम पेनल्टी रेंज कितनी है 1 करोड़, ठीक है। फिर सेक्शन 34C क्या बोलता है, इरडाई जो है वो एडिशनल डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है कंपनी में। और मैक्सिमम कितने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, मैक्सिमम 5 और 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ बोर्ड साइज, जितना बोर्ड का साइज है उसका 1/3 और 5, इन दोनों में से जो भी वैल्यू लेस होगी, इन दोनों में से जो भी वैल्यू लेस होगी। मतलब समझ लो एक कंपनी है जिसका बोर्ड साइज है 18, तो 18 का 1/3 कितना हुआ 6, 6 और 5 में लोएस्ट वैल्यू क्या हुई 5, तो मैक्सिमम कितने अपॉइंट कर सकते हैं आपके 5, 5 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है कौन, इरडाई। वैसे समझ लो एक कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 12, तो 12 का 1/3 कितना हुआ 4, और दूसरी तरफ क्या है 5, तो लोएस्ट वैल्यू कौन सी हुई 4, तो इस कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर्स कितने ऐड हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, यानी कि 5 और 1/3 ऑफ बोर्ड साइज, इन दोनों में से जो भी वैल्यू लेस आएगी उतने एडिशनल डायरेक्टर ऐड कर सकता है इरिडाई बाय यूजिंग पावर्स अंडर सेक्शन 34C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 38, और ये क्या बताता है हमें असाइनमेंट के बारे में। अब असाइनमेंट क्या प्रोसेस है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा था, यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूं मैं आपको। असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, जब एक पॉलिसी होल्डर जो एक पॉलिसी का ओनर है वो अपनी पॉलिसी ट्रांसफर कर देता है किसी और को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को असाइनमेंट। और बेसिकली ये कब किया जाता है, जब कभी आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, जब कभी आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो। उसमें क्या होता है, एक पर्सन अपनी जो पॉलिसी है वो क्या कर देता है, बैंक के नाम ट्रांसफर कर देता है और बदले में बैंक से क्या कर लेता है, लोन ले लेता है। मतलब उसने बेसिकली क्या किया, अपनी जो पॉलिसी है, अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको गिरवी रखा बैंक के पास और बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, असाइनमेंट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कभी एक पॉलिसी परचेज करते हो तो पॉलिसी में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक होती है आपकी ऑब्लिगेशन, एक होती है आपकी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब आपका दायित्व, और एक होता है आपका राइट। अब जैसे समझ लो एक व्यक्ति ने क्या कर रखा है, अपनी बाइक की इंश्योरेंस करवा रखी है, तो उसकी ऑब्लिगेशन क्या है कि हर साल उस पॉलिसी को रिन्यू करवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और उसका राइट क्या है, कल को उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी खर्चा आएगा उसका रिइंबर्समेंट कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। ये उसका क्या है, राइट है। तो यहां पे एक चीज याद रखना, जब भी आप असाइनमेंट के तहत अपनी पॉलिसी ट्रांसफर करते हो तो आपका सिर्फ राइट ट्रांसफर होता है, आपका ऑब्लिगेशन ट्रांसफर नहीं होता। सपोज इस व्यक्ति ने ये पॉलिसी जो है वो बैंक के पास गिरवी रख ली और बैंक से लोन ले लिया, तो इसका राइट ट्रांसफर होगा बैंक को, ऑब्लिगेशन आपके पास ही रहेगा। मतलब इस पॉलिसी का जो एनुअल प्रीमियम है वो आपको ही पे करना पड़ेगा, बैंक के पास सिर्फ राइट जाता है। मतलब कल को अगर कोई चीज टूट फूट जाती है, कोई नुकसान होता है, तो सबसे पहला पैसा बैंक को आएगा, बैंक उस पैसे से क्या करेगा, अपना लोन बंद करेगा, और जो बचा हुआ पैसा होगा फिर वो आपको मिलेगा। तो सिर्फ आपके राइट्स ट्रांसफर होते हैं, आपकी ऑब्लिगेशन ट्रांसफर नहीं होती इन असाइनमेंट। और असाइनमेंट किसमें मेंशन है, सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। और वहीं नॉमिनेशन किसमें मेंशन है, सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1939। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक पॉलिसी करवा रखी जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राहुल नाम का आदमी है, इसने क्या रखा है, एक टर्म प्लान ले रखा है, टर्म प्लान ले रखा है कि कल को मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे परिवार को 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब परिवार में किसको 50 लाख देंगे, तो राहुल नॉमिनेट करके जाएगा कि मेरे फादर को 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो कल को अगर राहुल की डेथ हो जाएगी तो ये 50 लाख रुपए किसको मिलेंगे, राहुल के फादर को। क्या राहुल का फादर इस 50 लाख का ओनर है, नहीं, राहुल का फादर कस्टोडियन नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। उसका काम क्या है, ये 50 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से लेना और फिर अपने परिवार में सबको ये 50 लाख रुपए बांटना। जैसे फादर होगा, मदर होगा, भाई बहन होगा, तो सबको उसका हिस्सा आएगा। फादर अकेला मालिक नहीं होता, जो नॉमिनी होता है वो अकेला मालिक नहीं होता पैसों का, ये चीज याद रखना, वो सिर्फ ट्रस्टी है, कस्टोडियन नहीं है। और क्या हम एक माइनर को, 18 साल से कम व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, जैसे समझ लो राहुल का बेटा है, राहुल का सन है समझ लो 5 साल का, तो क्या राहुल अपने बेटे को नॉमिनी बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। पर यहाँ पे क्या है, नॉमिनी के साथ फिर एक गार्डियन लगेगा, गार्डियन लगता है कि जब तक जो नॉमिनी है
18 साल का नहीं हो जाता तब तक किसकी देखरेख में रहेगा पैसा? गार्डियन की देखरेख में रहेगा। तो अगर आपका जो नॉमिनी है वो माइनर है, तब क्या लगता है आपका? एक गार्डियन लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब यहां से बात करते हैं हम पेनल्टीज की, जो कि इंश्योरेंस कंपनी पे लगती हैं। तो उसके लिए कौन कौन से सेक्शन है आपका? सेक्शन 102, 103 एंड 105। ठीक है, और भी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट यही है। तो सेक्शन 102 क्या बोलता है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो डायरेक्शंस दी गई हैं, अगर एक कंपनी इस डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती है तो उस पे क्या है? पेनल्टी लगेगी। और कितनी पेनल्टी लगेगी? तो यहां पे सपोज एक एग्जांपल दिया ना, जैसे सॉल्वेंसी मार्जिन का, कि इरडाई एक्ट के थ्रू या इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू एक कंपनी को बोला गया कि आपने जो सॉल्वेंसी मार्जिन है वो 1.5 की मेंटेन करके रखनी है, और कंपनी ने मेंटेन की 1.3 की। तो इसने डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया, 1.5 मेंटेन करके नहीं रखा, तो इस पे पेनल्टी कितनी लगेगी? 1 लाख रुपीज पर डे। 1 लाख पर डे। और कितने दिन तक लगेगी? समझ लो इसको लग गए 10 दिन। 1.5 सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करने के लिए 10 दिन लग गए, तो 10 दिन इसको 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, मतलब 10 लाख। तो 1 लाख पर डे, और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है, मैक्सिमम 1 करोड़, 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़। और ये कब? जब आप कोई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, और जितने दिन तक आप कंप्लाई नहीं करोगे उतने दिन तक आपको 1 लाख रुपया पर दिन के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है? 1 करोड़। फिर नेक्स्ट है आपका सेक्शन 103। ये क्या बोलता है कि अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, और आपने सेक्शन 3 जो था हमारा उसके तहत रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाई इरडाई के पास, तो आप पे मैक्सिमम पेनल्टी कितने की लग सकती है? 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग सकती है, और 10 साल तक की आपको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है, अगर आप बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के इंश्योरेंस बिजनेस चला रहे हो इंडिया में। ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 103। एंड सेक्शन 105 क्या बोलता है कि जैसे आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके डायरेक्टर्स हो गए, एमडीज हो गए, या सीईओ वगैरह जो हो गए, अपर पोस्ट पे जो हो गए, वो अपनी पावर का यूज करके, ठीक है, गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी या कोई पोजेशन, कोई एसेट को पोजेस ना करे। एक कंपनी है, उसके जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट पे जो लोग हैं, जैसे आपके डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर डायरेक्टर्स हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए या मैनेजर्स हो गए, वो क्या करें? अपनी पावर का यूज करके कंपनी की किसी एसेट को, किसी एरिया को, किसी प्रॉपर्टी को पोजेस ना कर ले। ठीक है, उसकी ओनरशिप ना क्रिएट कर ले उस पर। ठीक है, अपनी पावर का यूज करके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपनी पावर का यूज करके किसी कंपनी की एसेट को अपना, उस पर मालिकाना हक जताता है, तो उस पर भी क्या है? पेनल्टी लगेगी। और कितनी लगेगी उस व्यक्ति पे? मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज की पेनल्टी लगेगी। मतलब जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी का एमडी है। अब कंपनी ने क्या है, समझ लो 2 पार्क से खरीद रखे थे। ठीक है, 2 पार्क से खरीद रखे थे, छोटे से पार्क। अब एमडी ने क्या किया? अपने पावर का यूज करके इस पार्क की ओनरशिप क्या कर ली? अपने अंडर कर ली। मतलब इस पार्क का मालिक कौन बन गया? ये एमडी बन गया। और इसने कैसे किया? ये अपनी पावर का यूज करके डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर दी, और ये क्या कर दिया? पार्क की ओनरशिप अपने अंडर कर ली, इस पार्क का मालिक खुद बन गया। तो ये क्या है? ये एमडी जो है, ये क्या होगा? ये आएगा आपका पेनल्टी की रडार में। और इस एमडी पे मैक्सिमम पेनल्टी कितने की लगेगी? 1 करोड़ रुपीज की। तो अगर आप अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का यूज करके कंपनी की किसी भी एसेट पे अपना हक जता देते हो, उसको अपने नाम से यूज करने लग पड़ते हो, तो आप पे क्या है? पेनल्टी लगेगी। और कितनी लगेगी? 1 करोड़ रुपीज तक की। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट सेक्शंस अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।